बेटा आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरी केमिस्ट्री का कम से कम 40% पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। क्यों डरावनी लगती है? क्योंकि फंडामेंटल्स जो हैं वो वीक होते हैं। तो हम इस पार्ट को बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे। मैं एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर करूँगी, पूरे बेसिक्स आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको कभी भी आगे चल करके, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई भी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई रटने की चीज़ नहीं होती है। ठीक है ना, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ी सी फंडामेंटल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है ना, फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आज हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़ने ज़रूरी होते हैं, तभी आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक भी आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या जनरल भी अगर आप बात करें, तो उसमें क्या होता है, एक आपका सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, और एक आपका रिएजेंट होता है, और फिर आपको फाइनली एक प्रोडक्ट मिलता है, एक इंटरमीडिएट बनता है बीच में, इंटरमीडिएट, या आप कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये एक स्केलेटन होता है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का। दिस इज द स्केलेटन ऑफ अ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास एक ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है इस तरह की कि सपोज करो कि मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके ऊपर जो है हम OH नेगेटिव की रिएक्शन कराते हैं। OH नेगेटिव, जैसे कि आप या तो यहाँ पर कोई अल्कोहल ले सकते हो जिससे कि आपको OH ग्रुप मिल जाए, या आप वाटर भी ले सकते हो। ठीक है, बीच में आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है या इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, मिथाइल कार्बोनियम आयन, और फाइनली आपको ये एक प्रोडक्ट मिलता है OH। यानी कि ये जो है दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये जो आपका सबस्ट्रेट है इसमें ये एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है Cl। ठीक है, और प्रोडक्ट में ये दूसरे फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, जनरली ज़्यादातर नॉर्मल वे में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती हैं उसमें क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन किसी दूसरे गिवन कंपाउंड में हो जाता है। वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो भी कुछ है उसका कन्वर्जन किसी दूसरे गिवन कंपाउंड में हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। OH नेगेटिव क्या है, ये आपका रिएजेंट है। ठीक है, CH3 पॉजिटिव क्या है, ये आपका एक इंटरमीडिएट बना है ना, और मिथाइल अल्कोहल CH3OH ये क्या है, आपका एक प्रोडक्ट है। तो ये एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक स्केलेटन है। ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं बीच में, और फाइनली हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो अब हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे कि रिएजेंट क्या होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के रिएजेंट होते हैं, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया जाता है, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट जो बनती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, कितनी तरह की होती हैं, उन कैसे उनकी स्टेबिलिटी को हम बता सकते हैं। ठीक है, और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, वन ऑफ द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक रीज़न होते हैं, कहीं पे आपके काइनेटिक्स के रीज़न होते हैं। ठीक है, कहीं पे बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी होती है, कहीं पे स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह होती है,
तो इसलिए आपका जो गिवन सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो को आपको बड़ा अननोन सी लग रही हैं, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हों, तो ये सारी चीज़ें आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ बहुत आराम से देखेंगे, समझेंगे, जिससे कि हमारा जो बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आगे चल के जो आगे के चैप्टर्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल्स हैं, आपके एल्काइल हैलाइड्स हैं, कीटोन वगैरह जो भी हैं, पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी किसी भी रिएक्शन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करें। चलिए अब हम अगले स्लाइड में मूव करते हैं। तो बच्चों आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिएजेंट्स के बारे में, कि ये रिएजेंट क्या होते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। जैसे मान लो अगर हमें मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखना हो, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मिथाइल क्लोराइड का। कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बाइंड अप होता है और 1 क्लोरीन एटम के साथ बाइंड अप होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट के अंदर कुछ बॉन्ड जो है, जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट आता है, जैसे अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन करानी है तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो हमने इस बीकर के अंदर मिथाइल क्लोराइड ले लिया। ठीक है, इसमें हमने क्या ले लिया, मिथाइल क्लोराइड ले लिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है ना। मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। इस Cl को हमें हटाना पड़ेगा, इस Cl को हमें OH ग्रुप से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब ये हमारा क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो रिएजेंट है वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके स्ट्रक्चर के अंदर वो डिज़ायर्ड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं। ठीक है ना, या आप ये भी कह सकते हो कि रिएजेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करता है, जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जिससे कि सबस्ट्रेट जो है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, है ना। हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें Cl को हटाना है, Cl को हटा करके हमें प्रोडक्ट यानी कि मिथाइल अल्कोहल में इसको कन्वर्ट करना है ना। यानी कि Cl ग्रुप को हमें OH ग्रुप से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस चाहिए जिसके स्ट्रक्चर के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो क्या करेगा, Cl को हटा करके यहाँ पर OH को लगा देगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक रिएजेंट होता है। ठीक है, अब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट। कितने टाइप्स के रिएजेंट होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएजेंट। सबसे पहले आपके होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जैसे कि हम नाम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। क्या नाम है, इलेक्ट्रोफिलिक, है ना। तो इलेक्ट्रो मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग, यानी कि कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लव करता हो, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक केमिकल रिएजेंट कोई एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करता है। ठीक है, ही इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है ना। तो इस तरह के केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और वो सबस्ट्रेट के उस पॉइंट पे अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है
वो वहाँ पर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के अंदर उस पॉइंट पे अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम हो, क्योंकि उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के अंदर, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के अंदर उस पॉइंट पे अटैक करता है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग और इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। ठीक है, और वो कहाँ पर अटैक करता है, अटैक एट द पॉइंट ऑफ maximum electron density in substrate molecule। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि H पॉजिटिव, ठीक है, Br पॉजिटिव, ब्रोमोनियम कैटायन, सारे कैटायंस होते हैं, है ना। Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम कैटायन, NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम कैटायन, ये सब क्या है, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरे होते हैं आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या हो। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हैं ये आपके दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, एक होते हैं आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स दो स्पीसीज होती हैं जो कि जिनके स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस या दोज केमिकल स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज इन देयर स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, H पॉजिटिव, ठीक है, Br पॉजिटिव, ये क्या है, दीज ऑल आर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। इसके बाद आपके होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, इनको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज लुईस एसिड। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, दीज आर न्यूट्रल केमिकल सब्सटेंस जिनकी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, होते तो ये न्यूट्रल हैं लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, सेंट्रल एटम पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनमें कि सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, सो दीज आर द क्या होते हैं ये, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जिसमें कि सेंट्रल एटम octet is not complete।
ठीक है, सेंट्रल एटम में ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड AlCl3। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर ले सकते हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3, SO3। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स या लुईस एसिड हैं, क्योंकि इनमें जो सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर सल्फर है। ठीक है, इनकी ऑर्बिटल्स के अंदर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन गिविंग कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, अच्छा, सेकेंड टाइप के जो आपके रिएजेंट्स होते हैं जो कि कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं? न्यूक्लियो, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, और फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होते हैं। ठीक है, दे हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस या केमिकल रिएजेंट जिनमें कि क्या होता है? एटलीस्ट प्रेजेंट एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अब इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं? इनके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसलिए ये सबस्ट्रेट के उस पॉइंट पे अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम होती है। ठीक है, अटैक on the point of substrate, on the point of substrate having minimum electron density। ठीक है, अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं आपका, जैसे मान लीजिए Cl नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर क्या होते हैं? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज भी होता है OH नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से आपका वाटर, वाटर में क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे होते हैं आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। बेटा आपको मैंने जैसा बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है जो, न्यूक्लियोफाइल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और दूसरे होते हैं आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से आप कह सकते हैं Cl नेगेटिव, क्लोरीन एटम के ऊपर क्या है? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्लस एक नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, या आपका RO नेगेटिव,
यहाँ पे आर क्या है, ये कोई अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, CH3 C2H5। आर का मतलब क्या है यहाँ पर, कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप, जैसे कि CH3 है, C2H5 है, कुछ भी, ठीक है। इसी तरह से साइनाइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसी तरह से आपका है एसीटेट, एसीटेट ग्रुप है आपका, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में केवल आपके LP इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया, नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अल्कोहल, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके, ठीक है ना। थायोल, सल्फर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कीटोन, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन कैरिंग जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन 1 लोन पेयर, हेलोजन 3 लोन पेयर, तो जनरली वो क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जनरली न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में हो गया, आ गया होगा। इसी तरह से बेटा एक चीज़ और होती है, 2 टर्म यहाँ पे एक और आता है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी से मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी, और आप अगर देखो तो न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि इनको हम लुईस बेस भी बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इनको हम लुईस बेस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, अच्छा, न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर डिफरेंस होता है, ठीक है। बेसिकली इनको जनरली एक ही चीज़ लिया जाता है, लेकिन लुईस बेस से मतलब ये होता है कि H पॉजिटिव को अपने साथ ऐड करने की प्रॉब्लम, टेंडेंसी, ठीक है, किसी भी केमिकल कंपाउंड की H पॉजिटिव आयन को अपने साथ ऐड करने की टेंडेंसी। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता हो, डोनेट कर सकता हो, किसी भी पॉजिटिव सेंटर पे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता हो। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, अगर हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हमारे पास वाटर है, ठीक है, यहाँ पे अगर इस हाइड्रोजन को हटा करके हम यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दें, ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल ग्रुप की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को, यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप लगा दें, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दें, तो वो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, है ना। अब जैसे सपोज करो हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने ये कहा कि अगर सपोज करो कि हम यहाँ पर ये मान लो, सपोज करो हमारे पास नाइट्रोनियम कैटायन है, ठीक है, नाइट्रोनियम कैटायन है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज द नाइट्रोनियम कैटायन।
है ना। अगर हम इस नाइट्रोनियम कैटायन पे क्या करें, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को बढ़ा देगा। या सपोज करो अगर हमारे पास सपोज करो बोरॉन ट्राईहाइड्राइड है, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड यानी कि बोरॉन पे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स आपके एडेड है ना। ये भी एक आपका लुईस एसिड होता है या इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, क्योंकि बोरॉन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को फ्लोरीन एटम से रिप्लेस करें, तो फ्लोरीन एटम क्या करता है, फ्लोरीन एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, ठीक है। वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस विद फ्लोरीन एटम, तो एक फ्लोरीन एटम जो है हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये फ्लोरीन एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखता है, तो ये क्या करता है, बोरॉन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना, यानी कि इसकी पावर को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, तो ये आप सबस्ट्रेट से और आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कितनी टाइप्स की रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं, इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होती हैं आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, RX से मतलब रिएक्शन। दूसरी आपकी होती हैं एडिशन रिएक्शन, तीसरी होती हैं आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, और चौथी होती हैं आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं, क्या होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें कि आपका एक फंक्शनल ग्रुप जो है किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है, रिप्लेस होता है, ठीक है। वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि सी मिथाइल क्लोराइड पे अगर हम OH नेगेटिव की रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, ये जो क्लोराइड ग्रुप है ये आपका OH नेगेटिव से रिप्लेस हो जाता है, हमें मिथाइल अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो है OH नेगेटिव जो है ये Cl नेगेटिव से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करता है, इसको जब हम इसको इसके ऊपर अटैक कराते हैं तो ये इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। सो वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अदर स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो इस तरह से इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा जो होती हैं ये 3 तरह की होती हैं, जो कि हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कि अटैकिंग रिएजेंट कैसा अटैक कर रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरी होती है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें एक ख़ास बात ये होती है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट जो है वो कैसा होता है, अटैकिंग रिएजेंट जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, SN, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ना, ये OH नेगेटिव क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जो रिएक्शन हमने ली है दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपने से कमज़ोर वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, उसको रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है।
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फर्दर फिर से डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, एक होती है SN1 और एक होती है SN2, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद आपकी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता कौन है? अल्काइल हैलाइड्स देते हैं, अल्कोहल्स देते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स देते हैं, आपके अल्कोहल्स देते हैं। ठीक है, एराइल हैलाइड्स देते हैं। ये सारे क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स हैं आपके, और इसके अलावा आप अल्कोहल्स के जो वो होते हैं और आगे के प्रोडक्ट होते हैं अल्कोहल्स के, जैसे एमाइड्स हैं आपके, एसीटेट्स हैं, ये सारे के सारे क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के जो रिएक्शन है जिनको कि हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये आपके देते हैं बेंजीन और उसके कंपाउंड। ठीक है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि बेंजीन ऐसा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि बेंजीन रिंग में क्या होता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बड़ी आसानी से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको रिप्लेस करके ये जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर के खुद इसमें आकर के अटैच हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं आपको और आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी आप इसको फर्दर और आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SE से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी दो तरह की होती हैं, SE1 और SE2, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं? जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है एडिशन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कि क्या प्रेजेंट हो? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि आपका इथाइलिन है, ठीक है, या इथाइन है, ये सब क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन्स के साथ सैचुरेटेड या कार्बन के साथ सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है ना, इनके स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसकी फोर्थ या थर्ड वैलेंसी को सैचुरेट करने के लिए। ठीक है, तो इनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ एटम or group of atom to unsaturated compound। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है इथाइलिन पे HBr की रिएक्शन। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है CH3Br, यानी कि एक जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो फाइनली एक सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह का है। इसमें क्या है? सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ सैचुरेटेड है, और यहाँ पर क्या है? कार्बन इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यानी कि ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर नॉट सेटिस्फाइड विथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होता है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन जो होती हैं इनको फिर से हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी आपकी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरी होती है आपकी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है? सिंपल सी बात है कि हम ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो जहाँ पर आपका क्या है, जहाँ पर आपका अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पर आपका अटैकिंग रिएजेंट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे कि ये एग्जांपल जो हमने लिया है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले H पॉजिटिव का अटैक होता है, उसके बाद Br नेगेटिव अटैक करता है, ठीक है। तो H पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये जनरली कौन देता है, एल्कीन्स देती हैं और एल्काइंस देती हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें कि अटैकिंग रिएजेंट का नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आप कीटोन ले लो कोई, ठीक है, और इस पे आप हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कराओ, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है इसमें फाइनली आपको मिलेगा साइनोहाइड्रिन, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी है, यहाँ पे Cn पॉजिटिव Cn नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है। सबसे पहले Cn नेगेटिव अटैक करता है फिर H पॉजिटिव अटैक करता है। तो ये जो Cn नेगेटिव है ये कैसा है, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जितनी भी आपकी एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शंस होती हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं, दीज ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एल्कीन्स और एल्काइंस जो होते हैं वही आपके फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन एडवर्स कंडीशन में। एडवर्स कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन पे जो आपके एल्कीन्स एल्काइंस हैं या सम ऑफ द कंपाउंड्स हैं वो कैसी रिएक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। फिर होती है अगली आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए बेटा जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं ये आपकी एडिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या हुआ था, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो था उसके ऊपर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैक करते थे और वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देयर इज लॉस ऑफ एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उस लॉस के कारण उस मॉलिक्यूल के अंदर अनसैचुरेशन आ जाती है, यानी मल्टीपल लिंकेज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए, लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम टू फॉर्म multiple linkage in a saturated compound, ठीक है। जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये हमारे पास है इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इथाइल क्लोराइड पे अगर आप अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराएं, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH जो है ये एक बहुत अच्छा लुईस बेस है, ठीक है। अल्कोहलिक KOH क्या होता है, ये एक
ये एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है ही, क्योंकि इसमें OH नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा लुईस बेस भी है। तो ये क्या करता है, मिथाइल क्लोराइड में से H पॉजिटिव आयंस को और Cl को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, इथाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर में से Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी गुड लुईस बेस। तो आपको क्या मिल जाता है, इथाइलिन का एक मॉलिक्यूल मिल जाता है, और H पॉजिटिव और Cl मिलकर के HCl बना लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा ये कंपाउंड क्या था, दिस इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन ये क्या बन गया, दिस इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसके स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल लिंकेज यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो हैं ये भी बेटा आपकी दो तरह की होती हैं, E1 और E2। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो हैं ये भी आपकी दो तरह की होती हैं, E1 और E2। ठीक है, जिसको कि आप फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी होती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा अगली तो आज के कीवर्ड्स क्या है बेटा, आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि रिएजेंट क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट क्या होते हैं, कितनी तरह के रिएजेंट होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बाद फिर हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करी। आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कितनी तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, किस तरह से बॉन्ड टूटते हैं, कितनी तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपके कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं और कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जब आपका अटैकिंग एजेंट अटैक करता है तो किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, कितनी तरह के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो कुछ बनता है वहाँ पर, वो जो बनता है उसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो कितने तरह के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। और तीसरा हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स किसी भी रिएक्शन के अंदर जो वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम मुझे लिख करके भेज सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ रटने से नहीं आती है, समझने से आती है। समझने से क्या होता है, चीज़ें हमारी परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो हमें लाइफ टाइम याद रहती हैं। ठीक है, तो आप फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।